भैया आज का टॉपिक है कूलिंग सिस्टम। कौन सा सिस्टम? हिंदी में बोले तो शीतलन प्रणाली, शीतनल प्रणाली। अपन लोग अमूमन भाषा में बोल देते हैं कि इंजन को ठंडा रखने के लिए, हकीकत में ऐसा नहीं है। उसकी जो एक्चुअल लैंग्वेज है वो है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। क्या करने के लिए? टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। मेंटेन बोले तो सामान्य, ना ठंडा ना गर्म, सामान्य तापमान रखने के लिए। ना तो इंजन को ठंडा करना है ना इंजन गर्म चलना चाहिए, सामान्य तापमान पर चलना चाहिए। उसके लिए दो मेथड हैं, वैसे तो तीन हैं लेकिन प्रॉपर दो ही मेथड हैं, एयर कूलिंग और वाटर कूलिंग। और तीसरा जो है वो एयर पल्स वाटर है। ठीक है जी, वो इन दोनों को आप समझ जाओगे तो तीसरा आपको समझ में आ जाएगा। एयर कूलिंग मेथड में क्या सिस्टम फॉलो किया जाता है बच्चों? क्रैंकशाफ्ट के ऊपर एक फैन बेल्ट लगा करके फैन बेल्ट से एक फैन को ऑपरेट किया जाता है, पंखे को ऑपरेट किया जाता है। क्रैंकशाफ्ट किया था हमने पिछले वीक में, समझ में आया था। क्रैंकशाफ्ट जो आरपीएम होती है ना इंजन की, मतलब कितने राउंड पर मिनट घूम रहा है, सबसे ज्यादा घूमने वाला पार्ट है। तो उससे किसी चीज को जोड़ेंगे तो वो चीज भी सबसे ज्यादा घूमेगी। एक तरीका था। दूसरा तरीका क्या होता है? आपने सिलेंडर ब्लॉक को देखा होगा। सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर हेड और क्रैंक केस, तीन पार्ट रहते हैं इंजन के मुख्य। ऐसे इंजन का फोटो बनाया अपन सिंगल सिलेंडर का, हाथ से स्टार्ट होने वाले इंजन का। तो ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं सिलेंडर हेड, इसको बोलते हैं सिलेंडर ब्लॉक और इसको बोलते हैं क्रैंक केस। ठीक है जी, तीन मेजर पार्ट हैं। वैसे तो बहुत सारे पार्ट होते हैं, 3000 से ऊपर पार्ट होते हैं एक इंजन में। कई कई इंजनों में 5 से 6000 भी पार्ट होते हैं। लेकिन सिलेंडर हेड, सिलेंडर ब्लॉक और क्रैंक केस तीन मुख्य पार्ट होते हैं। ये जो एरिया है इसको बोलते हैं टीडीसी और इसको बीडीसी। मतलब जो पिस्टन की मूवमेंट है ना वो इसके और इसके बीच में रहती है, यहां से यहां तक, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक। ना इससे ऊपर जाता है ना इससे नीचे जाता है। काफी कम गैप के ऊपर मूविंग करता है। इसके और इसके बीच में जो गैप है ना वो सिर्फ इतना ही होता है कि पिस्टन चल सके। कोई चीज ऊपर से नीचे आ सके या नीचे से ऊपर जा सके, इतना नहीं होता है। तो मतलब ऐसे ऐसे रगड़ खाते हुए चल रहा है, रगड़ खाते हुए चलेगा तो गर्मी पैदा करेगा ना। दूसरा, इसके ऊपर कंप्रेशन स्ट्रोक के एंड में स्पार्क प्लग के द्वारा चिंगारी पैदा होती है। वो चिंगारी पावर स्ट्रोक को जन्म देती है, यानी कि दबी हुई गैसों को, फ्रेश चार्ज को जलाती है। तो जो जलेगी तो भी गर्मी पैदा होगी। उस केस में यह पार्ट सबसे ज्यादा गर्म होता है, सिलेंडर ब्लॉक। सिलेंडर ब्लॉक को ठंडा करने के लिए एयर कूलिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं बच्चों अभी तक। कौन सा पढ़ रहे हैं? सिलेंडर ब्लॉक को ठंडा करने के लिए इसके ऊपर ऐसे फिन्स काट दिए जाते हैं। क्या काट दिए जाते हैं? जहां पर मोटरसाइकिल में स्पार्क प्लग लगता है, आपने देखा होगा ना, ऐसे ऐसे कटे रहते हैं खांचे से, उनको फिन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिन्स। फिन्स दो तरीके से होते हैं। एक तो ये सिलेंडर ब्लॉक है, इसके ऊपर फिन्स कटी हुई लेयर लेके आए और इसके चारों तरफ लगा दें, सेट कर दें, वो फिन्स काटने का तरीका है। दूसरा ये है कि इसकी मोटाई बहुत ज्यादा हो और उसके अंदर डिजाइन ऐसे काट दिए जाए। फिन्स लगाने के दोनों तरीके समझ में आए? पर समझ में पा रहे हो नहीं? अभी सीन क्या होगा? ईंट का एक रूल है, ईंट हमेशा गर्म स्थान से ठंडे स्थान की ओर चलती है। नियम है ना। इस नियम को आप प्रैक्टिकली कैसे समझोगे? जैसे अपन लोग घरों में चूल्हा जलाते हैं तो कई बार चूल्हे के अंदर ना गलती से चिमटा, पलटा कुछ ऐसे रह जाता है ना, आधा अंदर की तरफ गया हुआ। आप देखोगे मान लो उसकी लेंथ ये है और ये सिरा उसके अंदर गया हुआ है तो ये ज्यादा गर्म मिलेगा और ये कम, क्योंकि ईंट ट्रांसफर हो रही है। गर्म तो ये भी हो जाता है ना लास्ट वाला हिस्सा भी, जबकि वो आग के पास भी नहीं है और आग के अंदर भी नहीं है, फिर भी गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो ईंट थी वो अत्यधिक गर्म स्थान से ठंडे स्थान की ओर ट्रांसफर होती रहती है। इसके अंदर भी वही नियम काम करता है। इसके अंदर की साइड में बहुत ज्यादा हीट पैदा होती है तो वो बाहर की तरफ, ठंडे स्थान की तरफ आने का प्रयत्न करती है बार बार। और ये हिस्सा डायरेक्ट हवा के संपर्क में आता है। जब गाड़ी चलती है, बाइक चलती है तो हवा टकराती है ना उस हिस्से से, तो हवा के साथ बह करके वो चीज चली जाती है। इस प्रकार एयर कूलिंग सिस्टम काम करता है। एक बार फिर से बताऊं, एयर कूलिंग सिस्टम फिन्स के साथ काम करता है और फिन्स में सबसे इंपॉर्टेंट रूल रहता है ईंट का। ईंट हमेशा गर्म स्थान से ठंडे स्थान की ओर चलती है। तो जैसे ही सिलेंडर ब्लॉक के अंदर गर्मी पैदा होती है, जो फिन्स लगे रहते हैं उनकी जो लेंथ है वो एक ऐसे ऐसे रहता है, एक सिरा अंदर की तरफ मान लो ये है तो ऐसे मूव करेगी, ईंट बाहर की तरफ जाएगी।
बाहर की तरफ जाएगी तो क्या क्रिया होगी, हवा के साथ संपर्क में आकर के गर्मी उड़ जाएगी, बह जाएगी, वो एयर कूलिंग सिस्टम है। ठीक है जी। फिन्स लगाने के दो तरीके हैं, सिलेंडर ब्लॉक का हैवी मटेरियल लेके उसके अंदर काटे जा सकते हैं, दूसरा एक फिन्स बनी हुई परत सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर चढ़ाई जा सकती है। क्लियर? यस सर। एयर कूलिंग सिस्टम वाले हिस्से को मैं हटा रहा हूं, इंपॉर्टेंट है वाटर कूलिंग सिस्टम, इसलिए मैंने इसके ऊपर सबसे कम समय लिया है। तो वाटर कूलिंग सिस्टम को आप समझिएगा, थोड़ा सा धैर्य से समझिएगा, डीप में जाइएगा उसके साथ। और ये दोनों का मिक्सर है, इसको भी हटा रहा हूं। तो इंपॉर्टेंट कौन सा हुआ, वाटर कूलिंग सिस्टम। वाटर कूलिंग सिस्टम जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, इसमें पानी का इस्तेमाल होता है। पानी का इस्तेमाल होता है। पानी का इस्तेमाल कैसे होता है, ये एक इंजन है, अभी हमने इंजन का फोटो बनाया था, नीचे वाले हिस्से में क्रैंकशाफ्ट होती है, क्रैंकशाफ्ट के ऊपर एक पंप लगा रहता है, पंप के ऊपर एक पुली बनी रहती है, उस पुली से पहले जो फैन ऑपरेट हो रहा था, इसमें वाटर पंप ऑपरेट होगा। कौन ऑपरेट होगा, वाटर पंप। ऐसे दो पुली लगाई, दोनों को जोड़ दिया, फैन बेल्ट चढ़ेगी तो ये पंप भी घूमेगा ना, वाटर पंप। अभी वाटर पंप घूम के करेगा क्या, वाटर पंप एक पानी वाली मोटर समझ लो आप, 1 मिनट के लिए आप वाटर पंप को पानी वाली मोटर समझ लो। पानी वाली मोटर क्या करती है, नीचे से पानी को उठा के ऊपर पहुंचाती है, यही होता है ना। अपन लोग मकान बनाते हैं, अलग अलग रास्तों से पाइप दबा देते हैं, टॉयलेट, बाथरूम, वॉशरूम, किचन, सभी में जाता ना पानी। वो पानी ऐसे गया, गया कहां पे, इस जगह पे गया। ये रेडिएटर है, फोटो नहीं बनाएंगे, आप इसको समझने का प्रयत्न कीजिएगा। ये रेडिएटर है, रेडिएटर का जो नीचे वाला हिस्सा है ना, ये इसके साथ आगे जुड़ गया और इससे आउटपुट हो गई, और आउटपुट होने के बाद ऐसे ऐसे हमने जोड़ दिया। इसको मान लो एक बार हटा दें। अभी देखिए आप क्रिया को समझिएगा, क्रिया क्या होती है। इंजन के अंदर गर्मी पैदा होती है, गर्मी पैदा होने के बाद पानी गर्म हो जाएगा, बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा तो इंजन का टेम्परेचर सामान्य नहीं रह पाएगा। इसलिए क्या क्रिया की जाती है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया था। जो वाटर पंप वाला हिस्सा है ये यहाँ पे नहीं होता है एक्चुअल में, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया था। हकीकत क्या है आप उसको समझिए। इस सिरे के ऊपर एक वाल लगी रहती है, उसका नाम होता है थर्मोस्टेट वाल। क्या नाम होता है, थर्मोस्टेट वाल। सबसे इंपॉर्टेंट वाल है। इस वाल का नियम है, ये 60 डिग्री सेल्सियस के ऊपर खुलना शुरू करती है। कितने डिग्री पे, 60 डिग्री, और 80 डिग्री सेल्सियस तक पूरा खुल जाती है। मान लो एक पाइप है, उस पाइप के अंदर एक ऐसी वाल लगी हुई है, क्या क्रिया होती है, जैसे इंजन के अंदर तापमान 60 डिग्री हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगी। ये समझने के लिए है, ये भी ऐसी नहीं होती है, अलमीरा में रखी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। ये ऐसे ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगी 60 डिग्री सेल्सियस तापमान होते ही। तो जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा 80 डिग्री आते आते ये पूरी खुल जाएगी, ऐसे इसके साथ चिपक जाएगी ऊपर की तरफ। खुल गई ना, पानी आने के लिए पूरा फ्लो खुल गया। तो ये क्रिया इस हिस्से में होती है, ऊपर वाले हिस्से में। थर्मोस्टेट वाल यहां से खुलेगी तो मतलब पानी की आउटगोइंग यहां से होगी, इंजन से पानी यहां बाहर जाएगा। जाएगा कहां पे, यहां हमने रेडिएटर लगाया था ना, रेडिएटर का एक छोटा सा फोटो बनाने का प्रयास करता हूं मैं, आप उसको समझने का प्रयत्न कीजिए। अपर टैंक, लोअर टैंक, ट्यूब, ये ऐसे खुली हुई है। ट्यूब तो खुली रहेगी ना, फिर दोनों से जुड़ेगी तो। और रेडिएटर के बीच में एक ऐसी कैप भी लगी हुई थी ना, अभी तक हमने इतना ही आइटम देखा था। क्या कैप के अंदर कोई एक ऐसी रिटर्न पाइप भी है क्या, देखना है क्या, कोई एक पाइप और लगी हुई है, ये पाइप लगा लें उसमें। ये पाइप हमने यहां लगा ली। अभी क्या क्रिया होगी, ये पानी यहां आ गया, समझ पा रहे हैं। जब ये पानी यहां आया तो गर्म था ना,
अब गर्म पानी में तो भाप भी पैदा होगी, भाप पैदा होगी तो वो गैस का रूप ले लेगी, और एक लेवल के बाद गैस सिलेंडर तो फिर फट जाएगा। ये एक सिलेंडर हुआ ना। इस रेडिएटर प्रेशर कैप का फोटो बनाने की जरूरत ही नहीं है, ये अपने पास अवेलेबल है। ये मैंने रेडिएटर में से रेडिएटर प्रेशर कैप को खोल लिया। आप रेडिएटर प्रेशर कैप को गौर से देखोगे तो अंदर एक स्प्रिंग लगा हुआ है, स्प्रिंग के नीचे ये एक प्लेट सी लगी हुई है। इस प्लेट को बोलते हैं डायाफ्राम प्लेट। ये ऐसे दब रही है ना, डायाफ्राम प्लेट। इस प्रेशर कैप की बात कर रहा हूं। और किसके विरुद्ध? रिटर्न स्प्रिंग के विरुद्ध। जैसे ही भाप का प्रेशर क्रिएट होगा तो यहां पे जो डायाफ्राम लगा हुआ है इस प्लेट के अंदर, ये डायाफ्राम ऊपर की तरफ उठेगा, इस स्प्रिंग के विरुद्ध, बीच वाले स्प्रिंग के विरुद्ध ऐसे ऊपर की तरफ उठेगा। ऊपर की तरफ उठेगा, वो किस प्रेशर पे उठेगा? वो उठेगा 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक ये टैंक सहन करता है। कितने तक सहन करता है? 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक। उसके बाद इस डायाफ्राम को ऊपर की तरफ उठा देगा। जैसे ही ये डायाफ्राम ऊपर की तरफ उठेगा तो क्या क्रिया होगी? ये रास्ता खुल जाएगा, ये रिटर्न पाइप वापसी आके टैंक से जुड़ जाएगी। जो भाप थी वो इस पाइप से होती हुई वापसी टैंक में आ जाएंगी। अब गाड़ी चल रही है, फ्लो में है, हवा लग रही है, तो वो भाप यहां तक आते आते पानी बन जाएगी। पानी बर्बाद भी नहीं हुआ, रेडिएटर टैंक में से पानी का लेवल कम भी नहीं हुआ और ठंडा भी हो गया। एक्चुअल में रेडिएटर का उद्देश्य तो पानी को ठंडा करना ही है ना। अब ये हमने ट्यूब बनाई है, अब वो पानी ट्यूब के रास्ते नीचे आ जाएगा। किसमें? लोअर टैंक में। किसमें आ जाएगा? इस नीचे वाले हिस्से का क्या नाम है? और इसका क्या नाम था? अपर टैंक। अभी पानी लोअर टैंक में आ गया। लोअर टैंक में से खींचने के लिए नीचे कौन लगा हुआ है? वाटर पंप। यहां पे लगाया था ना हमने। तो वाटर पंप क्या करेगा? उस पानी को खींच के फिर इंजन में सप्लाई करेगा। इधर से खींचेगा, इधर देगा, पूरे इंजन में सप्लाई करेगा। इंजन की गर्मी को वो पानी अपने साथ लेकर के फिर ऊपर वाले रास्ते से आएगा। बिल्कुल बेसिक करवा रहा हूं, डीप में जा ही नहीं रहे। मतलब इससे समझाने का मेरे विचार में कोई और आसान तरीका नहीं हो सकता। हमने वाटर कूलिंग सिस्टम का एक डायग्राम बनाया। उस डायग्राम में एक साइड में रेडिएटर बनाया, एक साइड में इंजन बनाया। रेडिएटर का काम है पानी को ठंडा करना। इस पार्ट का नाम क्या है? रेडिएटर। और रेडिएटर का काम क्या है? पानी को ठंडा करना। इंजन चलता है तो उसमें गर्मी पैदा होती है, उस गर्मी को रिलीज करने के लिए वाटर कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? ओके। अब इसके ऊपर एक पार्ट लगा हुआ रेडिएटर प्रेशर कैप। इस ऊपर वाले पार्ट का क्या नाम है? रेडिएटर प्रेशर कैप। एक काम तो इसका ये है कि हम इसमें से जब कूलेंट डालते हैं, पानी डालते हैं, तो इसका यूज होता है। दूसरा काम ये है कि इसके अंदर जो स्प्रिंग और डायाफ्राम लगा हुआ है, जब तक टैंक के अंदर 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर क्रिएट होता है तब तक तो ठीक है। उसके बाद जब वो प्रेशर ज्यादा हो जाता है, गाड़ी लंबी चल जाती है 200-400 किलोमीटर, तो वो पानी वाष्प का रूप ले लेता है। वाष्प का रूप लेगा तो इस टैंक के फटने का डर रहेगा। ओवर प्रेशर रहेगा तो फट सकता है ना। उस सिचुएशन में डायाफ्राम ऊपर उठ जाता है, इस लेवल से ऊपर जाते ही 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ऊपर जाते ही। जैसे ही ऊपर उठेगा, रिटर्न पाइप का रास्ता खुल जाएगा और पानी या वाष्प इस रास्ते से होता हुआ वापसी टैंक में आ जाएगा। किसी किसी टैंक में अपर टैंक से जुड़ा रहता है, किसी किसी टैंक में एक सेपरेट लगाया जाता है प्लास्टिक का बॉक्स। वो वाष्प जाके उसमें डलते रहते हैं और वहां से वो पानी फिर कनेक्ट कर दिया जाता है इंजन के साथ। मतलब उनका उद्देश्य ठंडा करना ही है, ताकि पानी बाहर भी ना जाए, भाप बन के, और ठंडा भी हो जाए। अभी अपर टैंक से लोअर टैंक में आने के लिए कौन लगा हुआ है? ट्यूब। कौन लगा हुआ है? ट्यूब। इन पार्टों का नाम पता चल गया? ट्यूब। और जब गाड़ी चलती है, अगर ये सिंगल ट्यूब ऐसे सीधी ट्यूब ही रहती तो क्या लॉस होता? हवा इनके कम संपर्क में आती। कोई भी चीज खुली रहेगी तो हवा उसके कम संपर्क में आएगी ना, इसलिए बीच में लगा दिए फिन्स। कौन लगा दिए? फिन्स। ये जो टेढ़े हैं इनका क्या नाम है? फिन्स। ताकि हवा इन पे कुछ समय के लिए रुके, हीट को साथ ले जाए, गर्मी को साथ ले जाए। अभी आप इसके डिजाइन को देख के समझ पा रहे हो कि इसके अंदर ये जो वर्टिकल शेप में है, वर्टिकल बोलो तो अप डाउन शेप में है, उनका क्या नाम है? ट्यूब है। और जो हॉरिजॉन्टल शेप में है वो फिन्स है।
समझ में आया? इसी रेडिएटर टैंक की बात कर रहे थे। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको अपर टैंक बोलते हैं। ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है ना, क्या बोलते हैं इसको? इसके ऊपर जो कैप लगी हुई है इसको क्या बोलते हैं? रेडिएटर प्रेशर कैप। क्या नाम इसका? इसके अंदर रिटर्न स्प्रिंग लगा हुआ है और डायाफ्राम लगा हुआ है। जैसे 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से अधिक का प्रेशर इस टैंक में क्रिएट होता है तो ये डायाफ्राम ऊपर की तरफ उठता है और रिटर्न पाइप का रास्ता खुल जाता है। वो जो वाष्प थे वो रिटर्न पाइप के रास्ते होते हुए वापसी टैंक में चले जाते हैं। तब तक जाते जाते वो पानी का रूप ले लेते हैं हवा की वजह से ठंडे होकर के। क्लियर? अभी थोड़ा और डीप में चलते हैं इसके। ये लोअर टैंक के नीचे वाला, ये भी समझ में आ रहा है? आप देखोगे तो इसका मेटल क्या है? प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक। तो क्या लिख दें, किसके बने होते हैं अपर टैंक? हार्ड प्लास्टिक के। किसके? लोअर टैंक भी। और इस पार्ट का नाम है ओज पाइप। क्या नाम है? ये भी किसके बने होते हैं? हार्ड प्लास्टिक के। हार्ड रबड़, हार्ड प्लास्टिक, हार्ड रबड़। इसकी जगह पे आप हार्ड रबड़ ही लिखें, ठीक कह रहे हो आप, हार्ड रबड़ के दोनों ही। अभी इसमें टेक्निकल क्या है? इसमें टेक्निकल ये है कि ये जो टैंक है ना, आज से कुछ साल पहले ब्रॉन्ज या ब्रास के बनते थे। किसके बनते थे? ब्रॉन्ज या ब्रास के। कांसे के या पीतल के? किसके बनते थे? कांसे या पीतल के। अभी कंपनियों ने अपने आप की कीमत को कम करने के लिए उसकी जगह पे हार्ड प्लास्टिक ले लिया। आप पुरानी गाड़ी का रेडिएटर देखोगे तो आपको ब्रॉन्ज या ब्रास के बने मिलेंगे। ब्रॉन्ज या ब्रास के क्यों बनते थे? क्योंकि उसमें जंग नहीं लगता था। कौन नहीं लगता था? जंग नहीं लगता था। अदरवाइज नॉर्मल रूल है ना जंग का कि हवा के साथ ऑक्साइड करके जंग लगेगा। कहीं पे भी लोहा है, मान लो ये लोहे की छड़ है, इसको आप 1 गिलास पानी का डाल दो, इसके ऊपर हवा के साथ ऑक्सीकृत होकर के जंग लगेगा। इसके ऊपर जंग लग जाएगा ना। अगर जंग लग जाएगा तो इतनी बारीक बारीक ट्यूबों में से फिर वो जंग निकलेगा नहीं। ये ऐसे पानी नीचे आएगा तो वो रुकावट पैदा करेगा। इसलिए वो टैंक किसके बनाए जाते थे? ब्रॉन्ज या ब्रास के। और ये जो कॉपर, ये जो फिन्स है ना, फिन्स और ट्यूब, ये बनी रहती है कॉपर या एल्यूमिनियम अलॉय की। किसकी बनी रहती है? कॉपर या एल्यूमिनियम अलॉय की। एलॉय मैंने होता बच्चों मिश्रण, और एल्यूमिनियम आपने देखा ये सब ने, और कॉपर, तांबा। ये जो ये वाली ट्यूब और ये फिन्स हैं, ये किसकी बनी रहती हैं? कॉपर या, एक बार फिर बोलो मेरे साथ, ट्यूब और फिन्स किसकी बनी रहती हैं? ये याद रखना। टैंक पहले किसके बनते थे? ब्रॉन्ज या ब्रास के। अब किसके बनते हैं? ओज पाइप किसके बनते हैं? रेडिएटर से रिलेटेड मेरे विचार में स्ट्रक्चर का जो काम था ना, कंस्ट्रक्शन का, मैन्युफैक्चर का, वो हो गया। अब हम इसके टाइप पढ़ते हैं, रेडिएटर के टाइप पढ़ते हैं। रेडिएटर 2 प्रकार के होते हैं बच्चों। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। अप एंड डाउन, और ये है ना भैया डाउन, और क्रॉस फ्लो। दूसरा क्या नाम है? क्रॉस फ्लो। अप एंड डाउन में तो बच्चों ये ट्यूब ऐसे लगी हुई है ना, अप एंड डाउन दिखाई दे रहा हमें, अप एंड डाउन। और क्रॉस फ्लो में ये ट्यूब टेढ़ी लगी रहेंगी। क्रॉस फ्लो में ये ट्यूब टेढ़ी लगी रहेंगी। और ये जो टैंक है ना, दोनों ऊपर वाले ये साइडों में लगे रहेंगे दोनों। माने रेडिएटर की अब ये शेप है, ये अप एंड डाउन है, तो इसकी ये शेप हो जाएगी। अगर ये शेप मिलती है तो ये क्रॉस फ्लो है। कौन सा है? क्रॉस फ्लो। रेडिएटर मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? अगर अप डाउन में ट्यूब है तो ये है, और अगर इस शेप में लगा हुआ तो क्रॉस फ्लो है। क्लियर? ना ना, यूं ही लगेंगे, साइड में लगेंगे। क्रॉस फ्लो में टैंक साइड में लगेंगे। क्रॉस फ्लो में टैंक साइड में लगेंगे और ट्यूब भी टेढ़ी रहेंगी। रेडिएटर के टाइप समझ में आए? रेडिएटर प्रेशर कैप के बारे में पता चला। अभी एक पॉइंट रहेगा कि रेडिएटर का प्रेशर कैप जो है वो 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों सेट किया गया है? इसका एक कारण है बच्चों। अभी वायुमंडलीय प्रेशर कितना है अपने ऊपर? एनवायरमेंटल प्रेशर कितना है? 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी मेरे ऊपर 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का वजन है। इन सब चीजों के ऊपर वायुमंडल का ही प्रेशर है। कितना है? 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आप देखोगे तो यहां पे चाहे
बनाते हैं अपन लोग, उसको आप बगैर ढके बनाओगे तो कई देर में बनेगी, और उसको ढक के बनाओगे तो जल्दी बन जाएगी। इसका मतलब क्या है, जो वाष्पीकरण है ना, वाष्पीकरण है, उसको ढक दें तो वो जल्दी वेपोराइज होता है, ऐसे होता ना। ओपन छोड़ देंगे तो लंबा समय लेता है। ये रेडिएटर प्रेशर कैप इसलिए लगाई गई है ताकि वो ओपन ना रहे, वेपोराइज होगा, उनको पता था वेपोराइज होगा, तो उन्होंने टैंक के अंदर साइज लिमिट दे दी कि 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक का तो वो सहन कर लेगा। उसके बाद जो रेडिएटर प्रेशर कैप है उसका डायाफ्राम ऊपर की तरफ उठ जाएगा और रिटर्न पाइप से होता हुआ वाष्प जो था वो वापसी टैंक में आ जाएगा, पानी घटेगा नहीं, गाड़ी स्मूथ चलेगी। प्रेशर कैप का फंक्शन समझ में आया? प्रेशर कैप में ये जो साइड में टी लगी रहती है इसका फंक्शन समझ में आया? ट्यूब का, फिन्स का, लोअर टैंक का, होज पाइप का। अभी एक और बात करते हैं इसके बारे में कि ये वाला हिस्सा साफ कर दूंगा एक बार। हम लोग तो पानी पानी की बात कर रहे हैं, जब गाड़ियों में डलवाते हैं तो वो बोलते हैं मिस्त्री लोग कि कूलेंट डलेगा, यही बोलते हैं ना, कूलेंट डलेगा। अभी कूलेंट कौन है, क्या है कूलेंट? कूलेंट एक शब्द है, किस किस से मिलके बना है? वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड, और तीसरा कौन मिला हुआ है? ग्लिसरीन और अल्कोहल। 4 चीजें मिली हुई हैं इस कूलेंट के अंदर। कौन कौन? वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड, कूलेंट और अल्कोहल। ये 4 चीजें मुख्य रूप से मिलाई जाती हैं, तब जाके कूलेंट तैयार होता है। चारों का फंक्शन समझेंगे। वाटर तो हमें पता है पानी की पूर्ति के लिए, सल्फ्यूरिक एसिड है जंगरोधी, क्या है? अब ये क्यों लगाया गया, सल्फ्यूरिक एसिड क्यों मिलाया गया? ये चीजें तो हमने प्लास्टिक की बना दी टैंक तो, और ट्यूब और फिन्स को हमने कॉपर या एल्यूमिनियम अलॉय का बना दिया। हमारे होज पाइप हैं वो हार्ड रबड़ के बन गए, यहां तक तो जंग लगेगा नहीं। लेकिन जो इंजन है उसके तो बहुत सारे पार्ट कास्ट आयरन के बने हुए हैं, कास्ट आयरन के जो पार्ट हैं उनमें तो जंग लगेगा ही लगेगा, और काफी महीन सुराखों से पानी गुजरता है। जैसे इसके बगल से लेके जाएगा इसकी गर्मी को, तो शायद इधर से वाटर जैकेट रहेगा, भाई पानी का रास्ता रहेगा, पानी के रास्ते को बोलते हैं बच्चों वाटर जैकेट। क्या बोलते हैं? वाटर जैकेट, पानी का रास्ता। इंजन में जो पानी का रास्ता होता है उसको क्या बोलते हैं? वाटर जैकेट, याद रखना ये। अब वाटर जैकेट से जब पानी गुजरता है तो वहां पे काफी बारीक बारीक सुराख होते हैं, उन बारीक सुराखों में बार बार पानी के आने जाने से कभी पानी कम हो गया, कभी इंजन खोलते इसमें हवा लग गई, या अन्य किसी कारण से उनमें जंग लग सकता है। वो जंग ना लगे इसलिए कौन मिला जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड। जंग ना लगे इसलिए कौन मिला जाता है? याद रहेगा। अगला शब्द है बच्चों ग्लिसरीन। ग्लिसरीन वो दवाई होती है जब अपना मुंह आ जाता है ना, कई बार मुंह, वैसे तो मुंह अपने पास ही रहता है, कहीं नहीं जाता, फिर भी अपन लोग बोलते हैं ना मुंह आ रहा है, ऐसे नॉर्मल भाषा में बोलते हैं। हमारे मुंह में फाले हो जाते हैं छोटे छोटे, शरीर की गर्मी की वजह से, किसी गर्म खाना खाने की वजह से, या फिर मतलब पानी जावे, या फिर किसी अन्य वजह से भी मुंह में फलकरे हो जाएं, तो उस सिचुएशन में डॉक्टर हमें एक लगाने की दवाई देता है। उस दवाई का नाम होता है ग्लिसरीन। क्या नाम होता है? वो नेचुरली ठंडी है, जैसे किसी किसी पदार्थ का प्राकृतिक गुण होता है ना, कोई ज्वलनशील है, कोई ठंडा है, कोई गर्म है, तो ग्लिसरीन का प्राकृतिक गुण क्या है? वो ठंडी है। तो पानी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए कौन मिलाया जाता है? ग्लिसरीन। आप भले ही इसको हिंदी में लिख लेना, भूलना मत, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कूलेंट का एक पार्ट है ग्लिसरीन, काम है ठंडा रखना। क्लियर हुआ ग्लिसरीन भी? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अल्कोहल। अल्कोहल के बारे में तो आप जानते ही होगे सारे। और मैं पानी पी रहा हूं, मेरी तरफ ऐसे मत देखो। अल्कोहल का नॉर्मली यूज छोड़ के टेक्निकली यूज की बात करें तो क्या है कि वो पानी की बजाय कंपैरिजन टू वाटर लेट जमता है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है। जैसे पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ बन जाता है, और ये तो पढ़ा होगा, पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ बन जाता है। तो अल्कोहल अगर उस पानी में मिला दिया जाए तो वो 0 पे नहीं बनेगा, उसकी क्षमता बढ़ जाएगी, वो 2, 3, 4, 5 डिग्री तक खींच के ले जाएगा।
अभी गाड़ी ठंडे स्थानों में भी जाती है भाई, ये जरूरी नहीं है गाड़ी यहाँ पे बनी है तो वो श्रीनगर नहीं जाएगी, लेह लद्दाख नहीं जाएगी, वर्खो यांसक नहीं जाएगी, ठंडे से ठंडे स्थान पे जा सकती है ना। तो उन ठंडे स्थानों पे गाड़ी के अंदर जो कूलेंट भरा होता है वो कूलेंट ना जमे, वरना तो जम जाएगा। नॉर्मली पानी होगा तो क्या होगा, 0 डिग्री पे जाते जम जाएगा। हम अपने आप में गाड़ी स्टार्ट करके घूम रहे हैं और उसमें कूलिंग प्रक्रिया हो ही नहीं रही। अगर कूलिंग प्रक्रिया नहीं होगी तो क्या नुकसान होंगे, गाड़ी हीट पकड़ जाएगी, हीट पकड़ेगी तो जो पिस्टन है वो एक्सपेंड हो जाएगा, क्योंकि कोई भी मेटल गर्म होकर फैलता है ना, तो पिस्टन फैलेगा तो इंजन के सिलेंडर ब्लॉक में फंस जाएगा, चौक हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं कि इंजन सीज हो गया। इंजन सीज कूलिंग या लुब्रिकेशन दो ही चीजों की कमी की वजह से होता है, या तो प्रॉपर उसमें लुब्रिकेशन नहीं जा रहा, चिकना पदार्थ नहीं जा रहा, या उसको कूलेंट प्रॉपर नहीं मिल रहा, ठंडा करने का जो प्रोसीजर है वो प्रॉपर नहीं मिल रहा। तो इसलिए कूलेंट के अंदर अल्कोहल मिलाया जाता है ताकि वो ठंडे स्थानों पर जमे ना। कूलेंट के अंदर कौन कौन लोग मिलाए जाते हैं, वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड, ग्लिसरीन और अल्कोहल। इन चारों पदार्थों को मिलाने का महत्व समझ में आया, क्यों मिलाते हैं। कूलेंट और पानी में अंतर भी पता चल गया। कभी भी गाड़ी में नॉर्मल वाटर मत डालना, कूलेंट ही डालना, ठीक है। कोई डाल ले और पूछे क्या अंतर है, कई बार लोग बोल देते हैं ना, नॉर्मली मैकेनिक लोग, क्या अंतर है, पानी डाल देते हैं। तो अभी उसका अंतर समझ में आया। ये इसके अंदर यूज होने वाला पदार्थ है कूलेंट, वाटर कूलिंग सिस्टम के अंदर जो यूज होता है। अभी इधर से हम क्लियर होके चल पड़े, इधर आते हैं इस पार्ट पे जो मैंने सबसे पहले बनाया था, वाटर पंप। वाटर पंप बच्चों एक मोटर की तरह काम करता है, क्रैंकशाफ्ट से ऑपरेट होता है और मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? पहला है रोटरी टाइप, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, और दूसरा है रेसिप्रोकेटिंग टाइप। रेसिप्रोकेटिंग टाइप जो स्पेशल पर्पज के इंजनों में यूज किया जाता है। रेसिप्रोकेटिंग टाइप की चाल ये रहेगी, अप डाउन, और रोटरी की घुमावदार। दोनों प्रकार के वाटर पंप क्रैंकशाफ्ट से ऑपरेट होते हैं। सबसे ज्यादा इस्तेमाल रोटरी टाइप पंप का होता है। रोटरी टाइप पंप क्रैंकशाफ्ट के ऊपर एक पुली लगा करके चलाया जाता है। क्रैंकशाफ्ट से इसलिए जोड़ा जाता है ताकि उसकी आरपीएम ज्यादा रहे, क्योंकि कूलिंग तो ज्यादा मात्रा में चाहिए। और जब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करते ही तो गर्म नहीं होती, उसके तापमान को सामान्य रखने में कौन मदद करता है? मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, आप पढ़ाने के बाद लगभग कंप्लीट हो गया टॉपिक। क्या पूछ रहा हूं? ये पूछ रहा हूं कि शुरू में हमने गाड़ी स्टार्ट की, हम 0 डिग्री में खड़े थे, तो गाड़ी हीट में नहीं थी। मैंने बोला कि ना तापमान कम चलेगा ना ज्यादा चलेगा, सामान्य तापमान होना चाहिए। उसको सामान्य बनाए रखने में कौन मदद करता है? बोलो, अपने अपने दिमाग से बोलो। मैंने बताया था अभी, रेडिएटर पानी को ठंडा करने का काम करता है। ये क्या लिखा हुआ बच्चों? ये क्या लिखा हुआ है? थर्मोस्टेट वाल्व। क्या लिखा हुआ है? ये कितने डिग्री तक नहीं खुलती? तो फिर ये करती है ना मेंटेन। तो जब तक इंजन का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाएगा ये खुलेगी नहीं। खुलेगी नहीं इसका मतलब ये उसको गर्म करती है 60 डिग्री सेल्सियस तक, एक तरह से गर्म ही कर रही है। पानी को आगे जाने का रास्ता ही नहीं दे रही। इंजन में जो ऑलरेडी पानी था वही पड़ा है, तो वो तो कुछ देर में तो गर्म हो ही जाएगा। जब तापमान 60 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो थोड़ा सा मुंह खुलेगी, 80 डिग्री सेल्सियस होते होते पूरा रास्ता ओपन कर देगी। तो एक्चुअल में तापमान को मेंटेन करने में कौन मदद करता है? थर्मोस्टेट वाल्व। और थर्मोस्टेट वाल्व कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? बेलो टाइप, बाईमेटालिक और वैक्स टाइप। ये 3 प्रकार हैं थर्मोस्टेट वाल्व के। कितने प्रकार हैं? कौन कौन से? बेलो टाइप, बाईमेटालिक और वैक्स टाइप। ये था भैया कूलिंग सिस्टम। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अगर छूट गई हो तो आप मेरे को बता दो, उनको दोबारा से कर लेंगे।